दुनिया में रूस की ताकत का है ऐसा जलजला कि उससे टकराने का दम किसी में नहीं है। रूस दुनिया भर को बेचता है घातक हथियार, लेकिन छोटे से देश ने रूस को दिया था तगड़ा झटका। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यह सच भी है। पूरी दुनिया इसी पॉलिसी पर चलती है। आज दुनिया में जिस देश के पास ज्यादा घातक हथियार हैं, दुनिया भर में उसी की धमक है। कोई देश कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन अगर उसके पास सैन्य क्षमता नहीं है तो उस पर खतरा बना रहता है। आज दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो तकनीकी के मामले में बेहद आगे हैं। उनकी इकोनॉमी भी जबरदस्त है, लेकिन सैन्य क्षमता के मामले में पीछे होने की वजह से उन्हें तमाम खतरों का सामना करना पड़ता है। जापान एक ऐसा ही देश है जो तकनीक के मामले में बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन उसने अपनी सैन्य क्षमताओं पर उतना ध्यान नहीं दिया। यह सवाल ये उठता है कि आखिर तमाम तकनीकियों में बेहद आगे होने के बाद भी जापान ने अपनी सैन्य क्षमता को उस तेजी से क्यों नहीं बढ़ाया। दुनिया में ताकतवर सेना मानी जाने वाली जापानी सेना आज पीछे क्यों हुई? तो दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका द्वारा उस पर लगाए गए बैन की वजह से ऐसा हुआ है। आज चीन लगातार जापान को आंख दिखाने की कोशिश करता है, जबकि कभी सैन्य क्षमता के मामले में दुनिया में जापान का दबदबा कायम था। जापान के ऊपर तमाम आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए गए थे। रूस इस मामले में पहले से बेहद ताकतवर था और उसने अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार विकसित किया है। भारत अपने ज्यादातर हथियार रूस से ही खरीदता है। अमेरिका भी इस मामले में ऐसा ही है। यही वजह है कि ये दोनों देश सुपर पावर की धमक के लिए संघर्ष करते रहते हैं। दुनिया में हथियारों के बिजनेस में ये दोनों देश सबसे आगे हैं। हथियारों के मामले में रूसी तकनीक का जवाब किसी के पास नहीं है। अमेरिका रूस की ताकत का सीधा मुकाबला करने से बचता है। वो जानता है कि ऐसे युद्ध में कितना विनाश होगा, इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता है, क्योंकि रूस की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। रूस में जासूसी इतनी ताकतवर है कि वो तमाम ऐसे मिशन को अंजाम देते हैं जिसकी भनक भी दुनिया को नहीं लगती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद केजीबी के जासूस रह चुके हैं और वो अपनी ताकत को हमेशा प्राइवेट रखने में ही विश्वास रखते हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस भी रूस के आगे फेल हो जाती है, लेकिन दुनिया के नक्शे में एक छोटा सा देश है जिसने रूस की ताकत को नाकाम किया था। रूस का घातक फाइटर जेट तक चुरा लिया था। सवाल ये उठता है कि रूस जैसे देश को चुनौती देने वाला ये देश कौन है? इस देश की ताकत का क्या राज है? रूसी खुफिया एजेंसी कैसे फेल हो गई? तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम ये सब कुछ बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए ये चौंकाने वाली खबर। मोसाद ने रूसी फाइटर जेट को कर लिया था हाईजैक। इजराइल के इस एक्शन से दुनिया रह गई थी सन्न। दोस्तों, एक ऐसा देश जो इतना छोटा है कि दुनिया के नक्शे में उसे देखने के लिए जूम करना पड़ता है, लेकिन यह देश तकनीक के मामले में इतना आगे है कि बड़े बड़े देश इसकी ताकत का लोहा मानते हैं। दोस्तों, इजराइल भारत का बेहद खास दोस्त है। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में इजराइल ने सीक्रेटली भारत को मदद दी थी, वो भी तब जब इजराइल का सबसे करीबी दोस्त अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। इस देश की खुफिया एजेंसी मोसाद की पूरी दुनिया में धमक है, जो इजराइल के लिए दुनिया भर में खौफनाक ऑपरेशन को अंजाम देती रहती है। दोस्तों, इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने रूस जैसे ताकतवर देश के घातक फाइटर जेट MiG-21 को ही चुरा लिया था। आप सोच रहे होंगे कि मोसाद ने इस मिशन को कैसे अंजाम दिया। तो दोस्तों, 60 के दशक में रूस MiG-19 को हटाकर MiG-21 विमानों का निर्माण शुरू कर चुका था। ये सुपरसोनिक जेट कैटेगरी में आते थे, जो दुश्मनों को चकमा देने के लिए जाना जाता था। रूस से इन्हीं विमानों को खरीदकर मिस्र, सीरिया और इराक की वायुसेना इजराइल को नुकसान पहुंचा रही थी। इजराइल ने इन विमानों का तोड़ ढूंढने के लिए एक ऑपरेशन डायमंड लॉन्च किया। 1960 में इस ऑपरेशन की शुरुआत मिस्र से हुई और इसकी कमान जीन थॉमस नाम के अधिकारी को दी गई, लेकिन मोसाद पहली बार में ही बड़ा झटका खा गया। जीन थॉमस समेत 2 लोगों को जासूसी और विमान को चुराने की योजना में पकड़ लिया गया, फिर उन्हें फांसी दे दी गई। मोसाद का ऑपरेशन डायमंड थम गया। मोसाद ने अपने दूसरे प्रयास में इस ऑपरेशन को इराक से ही लॉन्च करने की सोची। इस बार मोसाद एजेंट्स इराकी पायलट से विमान अधिग्रहण के सिलसिले में मिले और पैसों का लालच दिया। इराकी पायलट मान गए, लेकिन कुछ दिनों में वो अपने वादे से मुकर गए। मोसाद के लिए दूसरा झटका था। फिर 4 साल बाद 1964 में मोसाद ने एक इराकी ईसाई पायलट मुनीर रेडफा से बात की।
मुनीर इराकी वायुसेना में पायलट था, लेकिन नौकरी से तंग आ चुका था। उसे ईसाई होने के कारण समय से प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था और वो देश छोड़ना चाहता था। मोसाद की महिला जासूस ने मुनीर को लुभावने ऑफर दिए और मुनीर राजी हो गया। इसके बाद मुनीर ने यूरोप में इजरायली अधिकारियों से मीटिंग की और पूरी योजना को समझा। इसके अलावा मुनीर को $10 लाख इजरायल में पूर्णकालिक रोजगार और उसके परिवार के लोगों की सुरक्षा का भरोसा दिया गया। मुनीर अपनी नौकरी से परेशान था, लेकिन उसे विमान और उड़ान की अच्छी जानकारी थी। 16 अगस्त 1966 को मुनीर ने MiG-21 विमान में ईंधन भरवाया और योजना के तहत दूर पश्चिम की तरफ निकल गया। इस दौरान वो जॉर्डन के वायु क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसे इराकी वायुसेना की तरफ से चेतावनी मिली कि वो विमान को उससे आगे न लेकर जाए। मुनीर ने अपना रेडियो ट्रांसमिशन बंद कर दिया। कुछ ही मिनटों में मुनीर ने MiG-21 विमान को इजरायली वायु क्षेत्र में घुसा दिया और वहां पहले से ही 2 मिराज जहाज उसकी मदद के लिए तैयार थे। मुनीर रेडफा ने MiG-21 विमान की इजरायल में सुरक्षित लैंडिंग करा दी। दूसरी तरफ मुनीर के परिवार को भी मोसाद के एजेंट्स छुट्टियों के बहाने इजरायल ला चुके थे। बताया जाता है कि जब MiG-21 विमान इजरायली एयरबेस पर उतरा तो उसमें ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। इस घटना के बाद इराकी और रशियन अथॉरिटी ने विमान को लौटाने की मांग की, लेकिन इजरायल नहीं माना। सवाल उठने पर फौरन इजरायल ने MiG-21 का नाम बदलकर 007 कर दिया। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने 6 साल तक ऑपरेशन डायमंड चलाया और आखिर में MiG-21 विमान को इराक से चुराकर इजरायल लाया गया। इसके बाद विमान की स्टडी की जिम्मेदारी इजरायल के विमान एक्सपर्ट्स को दी गई ताकि वो इसकी बारीकियों के बारे में समझ सकें। दोस्तों, इजरायल की खुफिया एजेंसी की खास बात यह है कि वो जो ठान लेती है उसे पूरा करके रहती है। उसने दुनिया भर में जिस तरह के मिशन को अंजाम दिया है, उनकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोस्तों, इजरायल के ऐसे कुछ मिशन की कहानी हम आपको जरूर बताएंगे, जिन्हें जानकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, हैरानी से आपका मुंह खुला रह जाएगा। 2012 के दिल्ली धमाके की वजह बताई। दिल्ली में यहूदी दूतावास के पास साल 2012 में भी एक बम धमाका किया गया है। इसके बाद इजरायली एजेंसी ने कुछ दिनों की जांच के बाद पता लगा लिया कि इस हमले में ईरानी सेना का हाथ था। ईरान से मोसाद की दुश्मनी पुरानी है। साल 2012 में ईरान ने अपने परमाणु वैज्ञानिक मसूद अली मोहम्मदी की हत्या में दोषी पाए गए इजरायली जासूस को फांसी दे दी थी। मोसाद की इस तेजी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अपने 11 खिलाड़ियों के हत्यारों को ढूंढ कर मारा। मोसाद ने 1972 में हुए म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली टीम के 11 खिलाड़ियों के हत्यारों को कई देशों में ढूंढ कर मौत के घाट उतार दिया था। मोसाद की लिस्ट में 11 आतंकी थे जो म्यूनिक में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के बाद अलग अलग देशों में जाकर छिप गए थे, लेकिन मोसाद ने 20 साल के ऑपरेशन में सभी आतंकियों को खोजकर मार गिराया। मोसाद के इस एक्शन से आतंकियों की रूह कांप उठी थी। ईरान के वेयर हाउस में घुसकर चुरा ली परमाणु अभियान की फाइलें। अपने दुश्मन देश ईरान की राजधानी तेहरान के वेयर हाउस में रात के अंधेरे में घुसकर परमाणु अभियान के राज से जुड़ी फाइलें चुराने का काम भी मोसाद कर चुका है। साल 2018 में मोसाद के इस खतरनाक मिशन का खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ था। मोसाद एजेंट्स अलार्म सिस्टम से छेड़छाड़ करके वेयर हाउस में घुसे थे। तकरीबन 6.5 घंटे तक चलने वाले इस ऑपरेशन के दौरान मोसाद एजेंट्स टॉर्च की रोशनी के जरिए 50,000 पन्ने और 163 सीडी लेकर गायब हो गए थे। यासिर अराफात के करीबी को मारी गोली। मोसाद ने फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात का दाहिना हाथ कहे जाने वाले खलील अल वजीर को ट्यूनीशिया में उसके परिवार वालों के सामने 60 से ज्यादा गोलियों से छलनी कर दिया। खलील को अबू जिहाद के नाम से भी जाना जाता था। इस मिशन को मोसाद के 2 दर्जन से ज्यादा एजेंट्स ने अंजाम दिया था। फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष बहुत पुराना है। इजराइल कई बार फिलिस्तीन को सबक सिखा चुका है। फिलिस्तीन चाहकर भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि इजराइल की तकनीक के आगे वो नाकाम हो जाता है। तो दोस्तों, भारत के जिगरी दोस्त इजराइल की खुफिया एजेंसी के इन खतरनाक मिशन पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं।